अध्याय 14 ज्यो संप्रदाय से पत्र। सुबह का समय था। आसमान अभी चमकना शुरू ही हुआ था कि ज्यो कबीले के मालिक ज्यो यूनहाई अपने दरवाजे पर तत्काल दस्तक की आवाज से गहरी नींद से जाग गए। कबीले स्वामी, क्या आप जाग रहे हैं? ज्यो यूनहाई ने अपनी आंखें खोलीं, बाहर की रोशनी पर नजर डाली और फिर भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इतनी सुबह क्या हुआ? यह ज्यो संप्रदाय है। ज्यो संप्रदाय का एक पत्र। दरवाजे के बाहर से यह उत्साहित कांपती आवाज आई। क्या? ज्यो संप्रदाय? ज्यो कबीले का यह स्वामी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक अपने बिस्तर से ऐसे उछला जैसे बट पर खंजर से वार किया गया हो। उसने बेतरतीब ढंग से अपने कपड़े उतारे और अपने बालों को सीधा करने की भी परवाह न करते हुए जल्दी से दरवाजा खोल दिया और ज्यो कबीले के शिष्य को पकड़ लिया जो बाहर था। वह चौड़ी आंखों से चिल्लाया, आपने ज्यो संप्रदाय कहा? ज्यो संप्रदाय? हाँ, यह निश्चित रूप से ज्यो संप्रदाय है। ज्यो कबीले के उस शिष्य ने बड़ी कठिनाई से निगल लिया, अपनी पूरी ताकत से सिर हिलाया और फिर अपने हाथ में पत्र ज्यो यूनहाई को सौंप दिया। इस पत्र पर ज्यो संप्रदाय की ईगल मुहर है। इस ब्लू विंड एम्पायर में कोई भी ज्यो संप्रदाय के प्रतीक चिन्ह को बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने पत्र पर स्काई हॉक सील देखी, ज्यो यूनहाई का पूरा शरीर कांप गया। उसने जोर से पत्र को पकड़ लिया, फिर जोर से हाथ मिलाते हुए तेजी से लेकिन सावधानी से उसे फाड़ दिया ताकि उसके अंदर का कागज बाहर आ जाए। हालांकि ज्यो संप्रदाय के नाम में उसके ज्यो कबीले की तुलना में केवल एक शब्द का अंतर था। वह एक शब्द बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। ज्यो कबीले को बमुश्किल फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में अग्रणी उपस्थिति के रूप में गिना जाता था, लेकिन समग्र रूप से प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप पर यह बस एक नामहीन अस्तित्व था। हालांकि ज्यो संप्रदाय ब्लू वाइन साम्राज्य के 4 सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक है। उनकी प्रतिष्ठा का स्तर हेवनली स्वॉर्ड विला, फ्रोजन क्लाउड असगार्ड और बर्निंग हेवन कबीले के समान है। वे एक ऐसा अस्तित्व थे जिसकी ज्यो कबीला उम्मीद भी नहीं कर सकता था। स्पष्ट रूप से कहें तो ज्यो संप्रदाय में एक बेकार नौकर को ज्यो कबीले के स्वामी का सम्मान करना भी आवश्यक नहीं लगेगा। हालांकि ज्यो कबीले और ज्यो संप्रदाय के बीच एक संबंध था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने 160 साल पहले फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के ज्यो कबीले की स्थापना की थी, ज्यो बीली उस समय ज्यो संप्रदाय का एक व्यक्ति था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह एक परित्यक्त शिष्य था और अफवाह के रूप में यह उस समय के बुजुर्गों में से एक का बेटा था। हालांकि ज्यो बीली उस बुजुर्ग द्वारा नशे की हालत में ज्यो संप्रदाय की सेवारत लड़कियों में से एक के साथ बलात्कार करने का परिणाम था। बचपन से ही उनकी शक्ल सूरत साधारण थी और प्रतिभा में कमी थी। इसके अलावा उसने बड़ी मात्रा में गपशप को आकर्षित किया, जिससे उस बुजुर्ग को काफी नाराजगी हुई। वयस्क होने पर उसकी गहन शक्ति उसके सभी साथियों में सबसे कम थी। उसे ज्यो संप्रदाय में रहने देने से उस बुजुर्ग को और अधिक अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए उसने उसे उस गंदे स्थान ग्रामीण फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में भेजने का अवसर ढूंढा और उसे ज्यो कबीले की स्थापना में मदद की। तब से उन्होंने ज्यो बीली पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके और ज्यो संप्रदाय के बीच सभी संपर्क काट दिए। लेकिन फिर भी ज्यो बीली का जन्म गौरवशाली ज्यो संप्रदाय में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत से अपनी गहन शक्ति को विकसित करने में बिताया, इस उम्मीद में कि उन्हें पहचान मिलेगी और इस तरह एक दिन उनकी स्वीकृति प्राप्त होगी और एक दिन वे ज्यो संप्रदाय में लौट आएंगे। उनकी मृत्यु के बाद यह इच्छा ज्यो कबीले के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई और ज्यो कबीले की हर पीढ़ी का अंतिम लक्ष्य बन गई। विशेष रूप से प्रत्येक पीढ़ी के कबीले स्वामी के बीच बिना किसी अपवाद के सभी को उम्मीद थी कि वे ज्यो संप्रदाय के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उनमें ज्यो संप्रदाय के रक्त के छोटे से हिस्से पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी नाजुक क्यों न हो। लेकिन इतने वर्षों के बाद ज्यो कबीले ने कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं किया जो इस इच्छा को पूरा कर सके। उनके लिए ज्यो संप्रदाय के बारे में बात करना आकाशीय महल के समान था, कुछ ऐसा जहां तक पहुंचने की वे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हालांकि आज ज्यो संप्रदाय ने एक पत्र भेजने की पहल की थी। यह ज्यो यूनहाई को आनंदमय उन्माद में भेजने में विफल नहीं हो सकता था,
उत्तेजना से उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक सपने में था। पत्र की सामग्री को शब्द दर शब्द पढ़ने के बाद जियो यूनहाई का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसकी सांसें अनियमित हो गई थीं। उसने कांपती हुई उंगली बाहर की ओर इशारा करते हुए कर्कश आवाज में कहा, जल्दी जल्दी से बड़ों को सूचित करें कि वे तुरंत मुख्य हॉल में इकट्ठा हों। उन्हें बताएं कि हमें अपने जियो कबीले के भविष्य से संबंधित बड़ी खबर पर चर्चा करने की जरूरत है। जल्दी जाओ। आह हाँ, जियो कबीले के शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया और घबराहट में भाग गया। जियोचे ने हाथ में लाल रंग का कंबल लेकर सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन पाया कि जियाक विंग्यू पहले से ही बिस्तर के पास बैठा था, जाग रहा था और कपड़े पहने हुए था। उसकी खूबसूरत आंखें, जो पानी की तरह शांत थीं, बिना किसी छोटी सी लहर के भी उसे देख रही थीं। जियोचे ने तुरंत कंबल फेंक दिया मेज पर। चेहरा लाल न होने और दिल की धड़कन न बढ़ने पर उसने शांति से पूछा, पत्नी, तुम इतनी जल्दी उठ गईं? क्या कल रात तुम अच्छे से सोए? आप पहले मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप कल रात कहाँ गए थे? जियाक विंग्यू ने धीरे से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कोई जरूरत नहीं है। जियोचे ने अपना शरीर फैलाया और फिर दर्पण का उपयोग करके अपने बालों को सीधा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको निश्चित रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है। जियाक विंग्यू। हालांकि वह कल रात जियोलिंगसी के साथ पीछे के पहाड़ों पर सो गया था। जब वह उठा तो उसका मूड असामान्य रूप से अच्छा था। अपने कपड़े और बालों को थोड़ा सीधा करने के बाद वह अपनी सुंदर लड़के वाली छवि में लौट आया। जियोचे जाने के लिए खड़ा हुआ और बोला, चलो चलें। पहले दिन की सुबह है, हमें दादाजी को श्रद्धांजलि देने जाना है। आप मना नहीं करेंगे न? जियाक विंग्यू बिना कुछ बोले खड़ा रहा और उसके आगे दरवाजे से बाहर चला गया। जियोचे ने अपने कंधे ढीले किए और तेजी से उसके पीछे चला गया। जियोलाई हर दिन जल्दी उठता था और आज कोई अपवाद नहीं था। जियोली के आंगन में प्रवेश करने पर सबसे पहले उन्होंने उसे अपने फूलों और पौधों को पानी देते हुए देखा। जैसे ही उसने जियोचे और जियाक विंग्यू को प्रवेश करते देखा, वह धीरे से मुस्कुराया। आप आए। जियोली की चौकस निगाहों के नीचे जियोचे तेजी से आगे बढ़ा और उसने जियाक विंग्यू का छोटा सा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। जियाक विंग्यू का हाथ नरम और चिकना था, फिर भी स्पर्श करने पर ठंडा था, शायद इसलिए क्योंकि वह फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स में प्रशिक्षित थी। जियाक विंग्यू का पूरा शरीर अकड़ गया। ठीक इससे पहले कि वह जियोचे से अपना हाथ छुड़ाने वाली थी, उसने जियोली की निगाहों पर ध्यान दिया और उसके पास इसे चुपचाप सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने जियोचे को हाथ में हाथ डाले अपने साथ जियोलाई के पास चलने दिया। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। उसके पिता जियोलाई के प्रति हमेशा बहुत सम्मानजनक थे और वह भी इससे अलग नहीं थी। सिर्फ जियोचे के सामने वह उसे थोड़ा भी स्नेह नहीं दिखा सकती थी, लेकिन अगर वह जियाली के सामने जियोचे का हाथ झटक देती तो वह केवल कल्पना कर सकती थी कि उसका चेहरा कितना बदसूरत हो जाएगा। यह घिनौना बदमाश। दादाजी, आप आज फिर इतनी जल्दी उठ गए। जियोचे ने जियोक विंग्यू का नेतृत्व किया और स्वाभाविक रूप से एक जूनियर के शिष्टाचार के साथ जियोली का स्वागत किया। किंग्युए दादाजी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती है। किंग्युए हल्के से शर्माई, उसकी मुद्रा सौम्य और गरिमापूर्ण थी। तथ्य यह है कि यह उसका पहली बार हाथ से नेतृत्व किया जा रहा था और इस तरह के गुप्त तरीकों से इस्तेमाल किया गया था, जिससे वह क्रोधित और असहाय दोनों हो गई। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसकी गहन शक्ति का पता स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के शीर्ष पर इस बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा लगाया जाता, तो उसने जियोचे को तब तक फ्रीज करने के लिए निश्चित रूप से फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का उपयोग किया होता, जब तक कि वह उदास न हो जाए। हाँ, तुम दोनों भी बहुत जल्दी उठ गए। जियोचे और जियोक विंग्यू की अंतरंग उपस्थिति को देखकर जियोचे के चेहरे पर एक हर्षित भाव प्रकट हुआ। चे किंग्यू, भले ही 16 साल की उम्र में शादी करना थोड़ा जल्दी है, लेकिन इससे मेरे दिल के एक हिस्से को भी आराम मिलता है। किंग्यू, आपको चेयर की स्थिति के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। सच कहूं तो, ईमानदारी से कहूं तो यह शादी आपके लिए उचित नहीं थी।
लेकिन हमारा परिवार आपकी भरपाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी इच्छा आप दोनों को शांति से अपना जीवन जीते देखना है। जिया क्विंग्यू जवाब देने में कामयाब नहीं हुआ था कि जियोचे ने जल्दी से कहा, दादाजी ऐसा मत कहो। मैं जियोचे आपका पोता हूँ। स्वर्ग के नीचे ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसके लिए मैं उपयुक्त न हूँ। हमने उसके साथ कहाँ गलत किया। परिवार में शामिल होने के बाद निश्चित रूप से वह दादाजी को सम्मान देने आएगी और फिर दिन बीतने के साथ मेरी देखभाल करेगी। अगर वह यह ठीक से नहीं करेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और एक अच्छी पत्नी ढूंढ लूंगा। क्या आप सहमत नहीं हैं, क्विंग्यू मेरी पत्नी? यदि यह तथ्य नहीं होता कि जियो लाई ठीक उनके सामने खड़ा था तो जिया क्विंग्यू ने निश्चित रूप से फ्रोजन क्लाउड फेरी की गुप्त कला के झोंके के साथ जियोचे का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया होता। हाँ 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 हाँ, जियाओ लाई बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगा। उसने जियोचे की ओर लाड़ भरी दृष्टि से देखा। ओह, किंग्यू अभी अभी परिवार में शामिल हुई है और आप पहले से ही उसे इस तरह से धमका रहे हैं। किंग्यू, उसकी बकवास मत सुनो। चेएर, यह लड़का बचपन से ही ईमानदार नहीं था। तुम दोनों को इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए था ना। यह जानते हुए कि आप दोनों आएंगे, बूढ़े होंग ने पहले से ही रसोई में नाश्ता भेज दिया था। आओ साथ मिलकर खाना खाए। हाँ दादाजी, यह सही है। क्या हमें छोटी चाची को भी आने के लिए बुलाना चाहिए? वह बचपन से ही सोना पसंद करती थी। चूंकि यह अभी भी जल्दी है, आइए उसे परेशान न करें। घर के अंदर खाने की मेज वास्तव में पहले से ही नाश्ते के 3 हिस्सों से भरी हुई थी। जियोचे ने कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़ा और जिया क्विंग्यू को खींच लिया, जो बड़ी कोशिशों के साथ प्राकृतिक दिखने की कोशिश कर रही थी, मेज के एक तरफ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने के लिए। जियो लाई उनके सामने अपनी सीट पर बैठने लगा। उसने अभी अपनी सीट को छुआ ही था कि बाहर से तेज कदमों की आवाज आई, साथ में कर्कश आवाज, पांचवा बुजुर्ग। क्या पांचवा बुजुर्ग यहाँ है? यह क्या है? जियो लाई उठ खड़ा हुआ और अपनी भौंह पर हल्की सी झुर्रियां डाली। कबीला कबीला स्वामी का आदेश। जियो कबीले के भविष्य से संबंधित समाचारों पर चर्चा करने के लिए सभी बुजुर्गों को तुरंत मुख्य हॉल में जाना है। तुम्हें तुरंत जाना होगा। जियोली खड़ा हुआ। जियो होंग द्वारा उसे दी गई जैकेट को पकड़ लिया और फिर जियोचे और जिया क्विंग्यू से बोला, ऐसा लगता है कि यह एक आपातकालीन स्थिति है। पहले तुम दोनों खाओ। मेरे लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जियोली की याद में ऐसा एक भी मौका नहीं था जब इतनी सुबह सुबह इतना जरूरी सम्मन आया है। उसने अपनी जैकेट अपने शरीर पर लपेटी, फिर जल्दी से चला गया। जियो लाई अभी अभी ही निकला था, लेकिन जियोचे का हाथ बिजली की तेजी से जिया क्विंग्यू के हाथ से छूट गया। उसकी भौहें थोड़ी तिरछी हो जाने से उसका शरीर भी एक झटके से पीछे की ओर उछल गया। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, क्विंग्यू मेरी पत्नी, तुम बहुत चतुर हो, इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा था ताकि दादाजी को मानसिक शांति मिल सके। मेरा निश्चित रूप से कोई अन्य इरादा नहीं है। हालांकि मुझे पहले से आपकी मंजूरी नहीं मिली, फिर भी आप निश्चित रूप से गुस्से में हमला नहीं करेंगे, है ना? जिया क्विंग्यू की अभिव्यक्ति वास्तव में थोड़ी ठंडी हो गई थी। वह बेरुखी से बोली, अगर तुमने दोबारा मेरे शरीर को छूने की हिम्मत की तो मैं अब इतनी विनम्र नहीं रहूंगी। अरे, तुम इतनी दूर नहीं जाओगे, है ना? जियोचे ने उसे चौड़ी आंखों से देखा और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैंने केवल तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम पहले से ही बहुत क्रोधित हो। हम अभी भी एक सच्चे जोड़े हैं। भले ही आपने केवल कृतज्ञता का कर्ज चुकाने के लिए मुझसे शादी की है, फिर भी हम पति पत्नी हैं। चूंकि हम एक विवाहित जोड़ा हैं, मेरे लिए हर जगह छूना सामान्य बात है। हाथ की तो बात ही छोड़ दें। नहीं, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए। आपकी मेरे साथ शादी हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और फिर भी आप हमेशा ठंडे और उदासीन रहे हैं। तुम मुझे शादी की रात एक ही बिस्तर पर सोने भी नहीं दोगे। अब तो हाथ पकड़ने पर भी इतना गुस्सा आता है। सिस्किया, मैंने कैसी पत्नी से शादी की? यह व्यावहारिक रूप से एक महारानी को पत्नी बनाने से भी बदतर है।
जियाचे का स्वभाव जिया क्विंग्यू को असहायता की भावना दे रहा था। पहली बार जब उसने उसे देखा तो उसे लगा कि वह उदासीन और गौरवान्वित है। धीरे धीरे उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका स्वभाव सामान्य नहीं था और यहाँ तक कि उसमें रहस्य का स्पर्श भी था। कई बार उसने उसे यह एहसास दिलाया कि यह वास्तव में कोई 16 साल का बच्चा नहीं है, बल्कि कई वर्षों का अनुभव रखने वाला एक वयस्क व्यक्ति है। उसके असभ्य स्वभाव को छोड़कर, जो कि जब भी वह सावधान नहीं होता प्रकट हो जाता। और अब भले ही उसने स्पष्ट रूप से बेशर्मी से उसका उल्लंघन किया था, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बजाय एक छोटे लड़के की तरह उसने बेशर्मी से शिकायत की, दृढ़ता से उसे पीड़ित से खलनायक में बदल दिया। एक पल के लिए वह अवाक रह गई और उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। यहाँ तक कि उसके सीने का गुस्सा भी अनजाने में बड़ी मात्रा में खत्म हो गया था। इसे भूल जाओ, चलो बैठो और खाओ, जिया क्विंग्यू ने शक्तिहीन होकर कहा। दूसरे शब्दों में, मेरी पत्नी किंग्यू अब नाराज नहीं है। वह एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह है। आओ खूब खाए। जियोचे तुरंत मेज के पार चढ़ गया और फिर वापस जिया क्विंग्यू के बगल में बैठ गया और अपनी प्लेट में रखा हरा बीन केक उसकी प्लेट में दे दिया। जिया क्विंग्यू को संदेह होने लगा कि उसने अपने शिक्षक से 1 महीने के लिए अपने साथ रहने का जो अनुरोध किया था वह एक गलत और खतरनाक निर्णय था। अध्याय 15 जियो यूलोंग की जांच। जियोचे और जिया क्विंग्यू के नाश्ता खत्म करने के बाद ही जियो लाई वापस लौटा। उसके चेहरे पर अभूतपूर्व रूप से भारी भाव लिखा हुआ था, साथ ही थोड़ा सा सदमा भी था जो अभी तक पूरी तरह से छंट नहीं पाया था। दादाजी क्या हुआ? जियोचे तुरंत खड़ा हुआ और पूछा। एक बड़ी घटना। जियो कबीले के लिए यह एक बहुत बड़ा मामला है, जियोली ने कहा, फिर भी उसकी भौहें ढीली हो गई। लेकिन इसका हमसे ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। यह कैसा मामला है? जियोचे और भी अधिक चकित था। यह जियो संप्रदाय है। जियो संप्रदाय। इस बार न केवल जियोचे बल्कि जिया क्विंग्यू ने भी भौहें चढ़ा लीं। लगभग आधे घंटे पहले कबीले के मालिक को जियो संप्रदाय से एक पत्र मिला। पत्र में कहा गया है कि जियो संप्रदाय तुरंत लोगों का एक समूह यहां भेजेगा। इतना ही नहीं, बल्कि उस समूह का नेता जियो संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय मास्टर जियो जुएटियन का सबसे छोटा बेटा है। जियो लाई ने धीरे से कहा। इस खबर के कारण जियोचे काफी देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, अगर यह सच है तो इसका कोई मतलब नहीं है। जबकि हमारा जियो कबीला 160 साल पहले जियो संप्रदाय से आया था, जियो संप्रदाय ने हमेशा हमारे साथ घृणित व्यवहार किया है। 100 से अधिक वर्षों के अलगाव के बाद जियो संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं हो सका जो हमारे छोटे जियो कबीले की परवाह करेगा। वे अचानक लोगों को यहाँ क्यों भेजेंगे? लेकिन यह कहने के लिए कि वे कुछ साजिश रच रहे हैं। जियो संप्रदाय का प्रभाव आकाश को कवर करता है, उन्हें हमारे खिलाफ साजिश रचने की आवश्यकता क्यों होगी? यह कहना कि वे हम पर कृपा कर रहे हैं और भी असंभव है। जियोली ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक इसका एक कारण है। हमारे जियो कबीले के संस्थापक पूर्वज जियो बीली को गुप्त रूप से जियो संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उनकी प्रतिभा बहुत खराब थी, लेकिन उनके पिता उस समय जियो संप्रदाय के प्रवर्तन हॉल के बुजुर्ग जियो झेंग थे। अभी कुछ समय पहले जियो झेंग की मृत्यु हो गई। मरने से पहले के वर्ष में उनके विचार अब सत्ता और प्रसिद्धि का पीछा करने के नहीं थे, बल्कि यह कि उनके पास अभी भी एक बेटे के रूप में जियो बीली था। 100 वर्षों तक बिना संपर्क के रहने के बाद उनका हृदय लज्जित हुआ। उन्होंने एक मरणासन्न इच्छा को पीछे छोड़ दिया, यह आशा करते हुए कि जियो संप्रदाय उनकी मृत्यु के बाद जियो बीली के वंशजों को ढूंढ सकता है और उनकी युवावस्था से ही जियो संप्रदाय में खेती करने के लिए वापस लेने के लिए सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार का चयन कर सकता है। यह उस उपेक्षा के लिए माफी के रूप में भी काम करता है जो उन्होंने जियो बीली और उसके बाद निष्कासन के लिए दिखाई थी। एक सामान्य व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जब किसी की गहन शक्ति एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है तो कुछ 100 वर्षों तक जीवित रहने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब कोई सम्राट गहन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है
तो उसकी जीवन प्रत्याशा हजारों वर्षों तक बढ़ जाती है। जियोली की बातें सुनने के बाद जियोचे ने पहले सोचा और फिर राहत महसूस की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जियो संप्रदाय अचानक स्वेच्छा से लोगों को यात्रा के लिए भेजेगा। पता चला कि यह इस तरह की चीज थी। ऐसा लगता था कि मृतक जियोझेंग का अभी भी जियो संप्रदाय के बीच कुछ रुतबा था, इसलिए जियो संप्रदाय ने उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जियोली ने ऐसा क्यों कहा कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जियो संप्रदाय में खेती के लिए वापस ले जाने के लिए सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार का चयन करें। इस सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार का जियोचे के साथ कोई संबंध नहीं था। हालांकि यह स्पष्ट था कि यह समाचार सुनने के बाद अन्य बुजुर्गों के आंतरिक विचारों में भारी उछाल आना चाहिए। खेती के लिए जियो संप्रदाय में वापस ले जाया जाए, वह कैसा विचार था? यदि उनके किसी भी बेटे या पोते को उठाकर जियो संप्रदाय में वापस ले जाया जाता है तो यह एक केंचुए की तरह होगा जो कीचड़ से निकलकर रातों-रात बादलों के बीच तैरता हुआ एक सुनहरा ड्रैगन बन जाता है। उनके सभी रिश्तेदार उनके पीछे उड़ान भरेंगे। वे न केवल जियो कबीले के बीच बल्कि पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के बीच परिणाम के डर के बिना अहंकारपूर्वक चलने में सक्षम होंगे। जो कोई भी असहमत होने की हिम्मत करता है, अगर उसे जियो संप्रदाय से ये दो शब्द कहे जाएं, तो शहर का गवर्नर भी पलटवार करने की हिम्मत नहीं करेगा। टीएल शाब्दिक अर्थ है आधा पादने की हिम्मत नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से अनुवादित नहीं है। जियोली की अभिव्यक्ति वास्तव में शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन बड़े प्रयास से छिपी निराशा अभी भी जियोचे की नजरों से बच नहीं सकी। जियो कबीले के भीतर ऐसा कोई नहीं था जिसे जियो संप्रदाय में जाने की इच्छा न हो। आज का वो भी ऐसा ही था, और जियो संप्रदाय के वहां आने से यह निस्संदेह उनके करीब आने का सबसे अच्छा अवसर था, क्योंकि अब वह समय था जब वे जियो संप्रदाय के लोगों के साथ सीधे बातचीत कर सकते थे। जियो कबीले के अन्य सभी सदस्यों के पास आशा की किरण है। केवल जियो लाई ने उम्मीद करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जियोचे वह व्यक्ति होगा जिसे जियो संप्रदाय चुनेगा। जियोचे ने अपने दादाजी को सांत्वना देने के लिए कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद उसे कहने के लिए एक भी शब्द नहीं सूझा। उनकी गहरी नसों की स्थिति स्पष्ट रूप से ज्ञात थी। अगर उसने कानों को अच्छी लगने वाली कोई बात कही भी तो क्या फायदा? हालांकि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यह एक अच्छी बात हो सकती है। जियो संप्रदाय आकाश जितना बड़ा है। अगर हम वहां गए भी तो हम सबसे निचले रैंक वाले लोगों में से होंगे। इसकी तुलना फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में स्वतंत्र और शांतिपूर्वक शीर्ष पर रहने से कैसे की जा सकती है? खाने की मेज पर बैठे जियोली आसानी से हंसे। आओ अपने दादाजी को नाश्ता खत्म करने में मदद करें। जियो लाई के आंगन से बाहर आने के बाद जियोचे को तुरंत एहसास हुआ कि पूरे जियो कबीले का माहौल स्पष्ट रूप से बदल गया है। आमतौर पर इस समय बहुत सारे लोग सुबह की ट्रेनिंग कर रहे होंगे। हालांकि अब जहां तक नजर जा सकती है, केवल बिखरी हुई परछाइयां थीं। उनमें से अधिकांश तेज कदमों और उत्साह से भरे चेहरों के साथ आगे बढ़ रही थीं। ऐसा लगता है कि हर कोई सोचता है कि वे जियो संप्रदाय की ऊंची शाखा पर चढ़ सकते हैं, लेकिन क्या एक कदम में स्वर्ग की ओर छलांग लगाना वास्तव में अच्छी बात है? कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा है कि अगर वे वास्तव में जियो संप्रदाय में प्रवेश कर गए तो क्या होगा। मुझे लगता है कि वे संदेशवाहकों में सबसे निम्न स्तर के संदेशवाहक होंगे, जियोचे ने निंदनीय ढंग से कहा। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। ईर्ष्या जियाक्विंग्यू ने भावहीन होकर पूछा। निश्चित रूप से नहीं। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, जियोचे को एहसास हुआ कि उनके बगल में मौजूद जियाक्विंग्यू फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का शिष्य था और किसी भी तरह से जियो संप्रदाय से कमतर नहीं था। उसने केवल अपने होंठ सिकोड़कर कहा, तुम उनके जैसे नहीं हो। इसे भूल जाओ, ऐसा दिखावा करो जैसे मैंने कुछ नहीं कहा। जियाक्विंग्यू ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। हालांकि यह वास्तव में एक धीमा कदम था, फिर भी उसका शरीर 7 या 8 शरीर की चौड़ाई से दूर चला गया। एक और कदम और वह जियोचे से और भी आगे निकल गई, उसे पीछे छोड़ते हुए।
जियोचे के कदम रुक गए, पूरी तरह से इस सुंदर कदम प्रेत जैसी जिया क्विंग्यू पर ध्यान केंद्रित किया। वह बुदबुदाया, मुझे मत बताओ कि यह प्रसिद्ध फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का फ्रोजन स्नो डांस स्टेप्स है। इस महिला की गहन शक्ति इतनी सरल नहीं थी, यह केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर नहीं होनी चाहिए। यो, अगर यह भाई जियोचे नहीं है। दाहिनी ओर से आवाज आई। जियोचे ने अपना सिर घुमाया और जियो यांग को अपनी ओर आते देखा। इस जियो यांग की नाक आमतौर पर उसके सामने आकाश की ओर होती थी और वह उसके साथ पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता था। उनके लिए स्वेच्छा से उनका अभिवादन करना पहली बार निश्चित रूप से एक असामान्य बात थी। भाई जियो यांग, आप जल्दी उठ गए हैं। जियोचे उसकी ओर मुड़ा और अच्छे स्वभाव से अभिवादन किया। क्या संयोग है, मैं बस तुम्हें ढूंढने ही वाला था, लेकिन कौन जानता था कि मैं यहीं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जियो यांग हंसते हुए आगे बढ़ गया। भाई जियाओ यांग को किसी चीज के लिए मुझे ढूंढने की जरूरत थी? जियोचे ने पूछा, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। मम्मा, जियो यांग ने सिर हिलाया। यह वास्तव में बिग ब्रदर यूलोंग है, जिसने मुझे आपको बुलाने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि आप हम में सबसे छोटे हैं, लेकिन शादी करने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपके साथी सहपाठी के रूप में वह आपके लिए एक छोटा सा उत्सव आयोजित करना चाहता था, चाहे कुछ भी हो। साथ ही कल शादी में बहुत सारे लोग थे, इसलिए शराब का आनंद लेना कठिन था। आज सुबह थोड़ा पीना और थोड़ा खाना सबसे अच्छा है, कैसा रहेगा? क्या आपके पास समय है? सुबह सुबह उसे पीने के लिए आमंत्रित करने से पता चलता है कि जियो यूलोंग का धैर्य वास्तव में केवल औसत था। जियोचे ने उसके दिल में व्यंग्य किया। वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि जियो यूलोंग उसे ढूंढने क्यों आया था। उस क्षण उनके चेहरे पर एक अभिभूत भाव प्रकट हुआ और उन्होंने भावनात्मक रूप से उत्तर दिया, क्या वास्तव में भाई यूलोंग मुझे बुला रहे हैं? बिल्कुल, बेशक समय है। चूंकि भाई यूलोंग मुझे बुला रहे हैं, तो मेरे पास समय कैसे नहीं होता? तो फिर क्या अब हम चलें? जियोचे की अभिव्यक्ति के कारण जियो यांग ने गुप्त रूप से तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य किया। उसने सिर हिलाया, बेशक, चलो चलें। जियो यूलोंग का आंगन जियोचे के आंगन से लगभग 4 या 5 गुना बड़ा था। यह न केवल अत्यधिक विलासितापूर्ण था, बल्कि इसमें एक समर्पित सेवा करने वाली लड़की भी थी। आंगन के केंद्र से थोड़ा उत्तर की ओर एक चौकोर मंडप था, जिसके अंदर की मेज भोजन और शराब से भरी हुई थी। जियो यूलोंग ने अपने चेहरे पर गर्म मुस्कान के साथ शराब का कप उठाया। छोटे भाई जियोचे, आपने हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नंबर 1 रत्न से शादी की। एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपके बड़े भाई के रूप में मुझे अब से और अधिक प्रयास करना होगा। धन्यवाद भाई यूलोंग। जियोचे ने भी जल्दी से अपना वाइन कप उठाया। उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया। दरअसल इस संबंध में मेरी शादी कोई बड़ी बात नहीं है। सचमुच, क्या मुझे भाई यूलोंग को बधाई देनी चाहिए? ओह, जियो यूलोंग के चेहरे से उसका संदेह प्रकट हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे बधाई दे रहे हो? मैं नहीं समझता। जियोचे ने गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। भाई यूलोंग को जियो संप्रदाय से आने वाले उस समूह के बारे में नहीं पता है, जो अपने साथ वापस ले जाने के लिए सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक का चयन करेगा। हमारे जियो कबीले की इस पीढ़ी में जहां तक प्रतिभा, स्थिति, रूप और चरित्र की बात है, तो भाई यूलोंग से कौन तुलना कर सकता है? तो इस बार भाई यूलोंग निश्चित रूप से जियो संप्रदाय में वापस ले जाया जाएगा। यह एक बेहद खुशी की घटना है। सही, यह सही है। भाई यूलोंग को इस बार जियो संप्रदाय में जाने के लिए निश्चित रूप से चुना जाएगा। यहाँ बड़े भाई के होते हुए अन्य लोगों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, जियो यांग ने भी तुरंत कहा। जियो कबीले के भीतर उनकी योग्यता केवल मध्यम उच्च थी। इस मामले पर अपनी संभावनाओं को जानते हुए उन्होंने कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं की। जियो कबीले में सबसे अच्छा मौका पाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियो यूलोंग था। चूंकि उसने पिछले कुछ साल जियो यूलोंग के पीछे बिताए थे, अगर जियो यूलोंग जियो संप्रदाय में प्रवेश करता है तो इससे उसे ही फायदा हो सकता है।
उसे लगने लगा कि जियो यूलोंग की चापलूसी में बिताए गए ये कुछ साल वास्तव में सही निर्णय था। विनम्र भाव रखते हुए जियो यूलोंग ने अपना सिर हिलाया। तुम लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हो। हमारे जियो कबीले में कई उत्कृष्ट भाई बहन हैं। हालांकि जहां तक गहरी ताकत का सवाल है तो मुझे सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, लेकिन जब मेरी योग्यता की बात आती है तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। आओ भाई जियोचे, कल की खुशी के लिए एक टोस्ट। हालांकि उनके शब्द बहुत लापरवाह थे। जियो यूलोंग की आंखों की गहराई में किसी और की तुलना में अधिक चमकती कट्टरता छिपी थी। शराब का एक कप पीने के बाद जियोचे का चेहरा तमतमा गया। इस समय जियो यांग ने अपना चेहरा पास किया और मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ पूछा, भाई जियोचे, जिस महिला से आपने कल शादी की वह वास्तव में हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत महिला है। महिलाओं के मामले में आपका भाग्य हम सभी भाइयों के लिए ईर्ष्या का विषय है। कल रात दुल्हन के कक्ष का स्वाद हे उतना ही आनंददायक होगा, है ना? जियो यूलोंग ने अपना वाइन कप उठाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी नजर जियोचे के चेहरे और आंखों पर टिकी हुई थी। यह देखने के लिए तैयार था कि वह क्या अभिव्यक्ति प्रकट करेगा। हालांकि जैसे ही जियो यांग ने अपना प्रश्न समाप्त किया, जियोचे की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी जिसे सभी लोग समझ सकते थे। उसने अपना सिर जियो यांग के करीब झुकाया और मुस्कुराते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली, बिल्कुल। हे। भाई जियो यांग, मैं आपको बता दूं, सभी महिलाएं एक जैसी हैं। जिया क्विंग्यू आमतौर पर एक घमंडी मोर की तरह दिखती है, लेकिन बिस्तर में वह एक पूर्ण फूहड़ है। उसका कराहना, उसका स्वाद निश्चित रूप से आनंददायक था। हे। जियोचे ने बात करते समय अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका पूरा चेहरा नशे से लाल हो गया। गुनगुनाहट। जियो यूलोंग के हाथ में शराब का कप टुकड़ों में कुचलकर पूरी मेज पर बिखर गया। अध्याय 16 युवा मास्टर जियो, मौत की तलाश में। भाई यूलोंग, क्या गलत? जियोचे तुरंत चिंतित होकर उठ खड़ा हुआ। जियो यूलोंग ने अपने हाथ से टूटे हुए शराब के कप के टुकड़ों को हिलाते हुए पूरी तरह से कठोर और बदसूरत मुस्कान प्रकट की। यह कुछ भी नहीं है। मैं सावधान नहीं था और मैंने अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया। जियो यांग की अभिव्यक्ति जियो यूलोंग से ज्यादा बेहतर नहीं थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जिसने अभी अभी मरा हुआ कीड़ा खाया हो। जियो यूलोंग के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत टोकते हुए कहा, मुझे पता है, यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि बड़े भाई को अपनी गहन शक्ति में एक और सफलता मिली है। आपके सफल होने के तुरंत बाद गहन शक्ति की वृद्धि के कारण यह कभी कभी नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो यह वैसा ही है। जियोचे को अचानक एहसास हुआ, फिर तुरंत कहा, बिग ब्रदर यूलोंग को अप्रत्याशित रूप से एक और सफलता मिली, बधाई हो। मैंने सुना है कि भाई यूलोंग 3 महीने पहले नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर आगे बढ़े थे। अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं और वास्तव में आपको एक और सफलता मिली है। यह अकारण नहीं है कि आप हमारी पीढ़ी के शीर्ष व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि भाई यूलोंग के अलावा कोई और नहीं है जिसे जियो संप्रदाय चुन सके। जियो यूलोंग का चेहरा घूम गया। वह खड़ा हुआ, अपने दिल की उथल पुथल को जोर से दबाते हुए और जबरन मुस्कुराते हुए बोला, भाई जियोचे मेरी चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन यह सच है कि मुझे अभी अभी सफलता मिली है और मेरी गहन शक्ति थोड़ी अस्थिर है। मुझे इसे तुरंत स्थिर करना होगा और मैं अब आपका मनोरंजन जारी नहीं रख सकता। कोई बात नहीं। जियोचे ने समझदारी के साथ सिर हिलाते हुए जल्दी से अपना हाथ हिलाया। निश्चित रूप से भाई यूलोंग को अपनी गहन शक्ति को स्थिर करना अधिक महत्वपूर्ण है। फिर मैं भाई यूलोंग को परेशान करना जारी नहीं रखूंगा। आज के निमंत्रण और आतिथ्य के लिए धन्यवाद। कुछ दिनों के बाद जब भाई यूलोंग को जियो संप्रदाय द्वारा चुना जाएगा तो मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। इतना कहने के बाद जियोचे बहुत विनम्रता से चला गया।
जियो यांग ने भी उसके साथ जाने का नाटक किया, लेकिन जियोचे के बहुत दूर होने के बाद वह जल्दी से घूम गया और वापस चला गया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने जियो यूलोंग की उदास और डरावनी अभिव्यक्ति देखी। बड़े भाई, इस बात के बारे में। जियो यूलोंग की अभिव्यक्ति देखकर जियो यांग ने लार से भरा मुंह निगल लिया और घबराहट के साथ पास आया। आहा! जियो यूलोंग ने गुस्से से ऐसी चीख निकाली मानो वह पागल हो। उसने मेज से सारी शराब और चाय के कप हटा दिए। जब सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया तो उसने एक जोरदार लात मारकर पत्थर की मेज को गिरा दिया। उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे, उसकी सांसें हांफने से भारी थीं और उसकी आंखें ईर्ष्या और घृणा की ज्वाला से जल रही थीं। उसके मुंह से एक अतुलनीय रूप से धीमी आवाज निकली, क्या तुमने मुझे नहीं बताया? जिया क्विंग्यू, कभी जियोचे उस बेकार इंसान को छूने नहीं देगी? जियो यूलोंग बहुत कम ही नियंत्रण से बाहर हुआ। उसकी वर्तमान स्थिति के कारण जियो यांग की खोपड़ी सुन्न हो गई और उसकी पीठ ठंडी हो गई। उसने घबराहट में कहा, होगा। यह जियोचे ही होगा जो बातें बना रहा है। बातें बना रहा है, जिया क्विंग्यू संभवतः उस आदमी के प्यार में नहीं पड़ सकती। बकवास, जियो यूलोंग ने धीमी दहाड़ के साथ कहा, क्या उस कचरे के टुकड़े के बारे में कुछ है, जियोचे, जो मैं नहीं जानता? तुम्हें लगता है वह मेरे सामने झूठ बोल सकता है? आप मुझे किस प्रकार का व्यक्ति समझते हैं? जियो यूलोंग में काफी चतुराई और दूरदर्शिता थी। वह जियोचे को 16 वर्षों से जानता है और उसका मानना है कि वह उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब इस गहन शक्ति की कमी वाले, कायर और आत्महीन व्यक्ति की बात आती है तो उसके मूड में कोई भी बदलाव उसकी नजरों से बच नहीं सकता है। जब जियो यांग ने अभी उससे यह सवाल पूछा था, चाहे वह उसकी आंखों का भाव हो, उसकी अभिव्यक्ति हो या उसका अवचेतन व्यवहार हो, उनमें से किसी में भी छल का कोई लक्षण नहीं था। जिया क्विंग्यू वह महिला थी जिसे उसने निश्चित रूप से प्राप्त करने की कसम खाई थी। उसने उन्हें शादी करने की अनुमति क्यों दी, इसका एक कारण यह था कि वह इसे रोकने में असहाय था। दूसरा यह था कि उसे यकीन था कि भले ही जिया क्विंग्यू ने जियाचे से शादी कर ली हो, लेकिन वह कभी भी खुद को पूरी तरह से उसे नहीं देगी। इसके बजाय यह उसके लिए चीजों को और अधिक सुविधाजनक बना देगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी करने के दूसरे दिन नतीजा यह होगा कि जिया क्विंग्यू को पहले ही जियोचे ने देख लिया था। इस समय उसके दिल में गुस्सा, उसकी ईर्ष्या और नाराजगी के साथ उसकी छाती फटने के लिए लगभग पर्याप्त था। जियो यांग अपनी गर्दन पीछे सिकोड़कर वहीं खड़ा रहा, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। अतीत में जियो यूलोंग को अगला कबीला स्वामी बनने की उम्मीद थी। वह हमेशा उसके सामने बहुत वफादार रहता था। अब जबकि जियो यूलोंग के जियो संप्रदाय का सदस्य बनने की सबसे अधिक संभावना थी, उसने उसका विरोध करने की हिम्मत भी नहीं की। काफी देर के बाद जियो यूलोंग अभी भी जोर जोर से हाँफ रहा था। यह स्पष्ट था कि यह उनके लिए कितना बड़ा झटका था। उसने अचानक एक स्वर में कहा, गहरी आवाज में, जियोचे इस जगह को छोड़ने के बाद कहाँ गया? वह गया पूर्वी प्रांगण में गया। वह शायद रसोई क्षेत्र में जा रहा होगा, जियो यान ने बहुत सावधानी से उत्तर दिया। जियो यूलोंग ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं, उसकी विशेषताओं पर एक काला बादल मंडरा रहा था। वह अपनी सांसों में बुदबुदाया, मैंने हमेशा सोचा था कि जिया क्विंग्यू के पास असाधारण रूप से सुंदर रंग और प्रतिभा थी, और साथ ही एक गरिमा और अलगाव भी था जिसकी तुलना अन्य महिलाएं नहीं कर सकती थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो कबीले के सबसे घृणित सदस्य भी उसकी रुचि को पकड़ पाएंगे। जियो यूलोंग ने एक ठंडी खर्राटे भरी और अपनी बाहों को जोर से हिलाते हुए आंगन के बाहरी हिस्से की ओर चला गया। जैसे ही जियो यांग पकड़ने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कहाँ जाना चाहता है और तुरंत आज्ञाकारी रूप से रुक गया। बाद में उसने धीरे धीरे अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। जियोचे ने जियो यूलोंग के आंगन को छोड़ दिया और कुछ नाश्ता लेने के लिए सामान्य चाल से रसोई की ओर चल दिया। बाद में वह इत्मीनान से जियो लिंगसी के आंगन की ओर चला गया। अगर कोई भी करीब आता तो वे उसे खुद से बात करते हुए सुन पाते, जियो यूलोंग को जल्दी से मेरे स्थान पर आना चाहिए, है ना? ओह!
मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी पत्नी क्विंग्यू अपना पैर तोड़ देगी, या दोनों पैर, हम या 3 पैर। टीएल तीसरा चरण उसका डी है। वह जियो लिंसी के आंगन में पहुंचा, लेकिन दरवाजा सुरक्षित रूप से बंद था। जियोचे ने दरवाजा खटखटाया। छोटी चाची, मैं हल्का नाश्ता लाया हूं। दरवाजा खुला और जियोचे अंदर चला गया, और उसने धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। जियो लिंसी मेज पर फैली हुई थी। उसके हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे थे और उसकी पलकें झुकी हुई थीं, एक पूरी तरह से कमजोर और निराश उपस्थिति। जियोचे ने हल्का नाश्ता मेज पर रखा, फिर उसके चेहरे के सामने कुछ बार अपना हाथ लहराया। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। उनघ जियोचे को पिछली रात का जिक्र सुनने पर जियो लिंशी ने हल्की सी फुसफुसाहट भरी आवाज निकाली और अपना पूरा चेहरा अपनी हथेलियों में दबा लिया। आप अभी भी कल रात के बारे में बात कर सकते हैं। जिया क्विंग्यू एक भाषण देने आई थी। कंबल, उसने सब कुछ देखा होगा। क्या करना है, क्या करना है? मुझे किसी को भी देखने में शर्म आती है, सिसक सिसक कर। यह उतना बुरा नहीं है। जियोचे ने अपना माथा रगड़ा, फिर उसके पास बैठ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से रहो। आप मेरी छोटी चाची हैं। हमारे एक साथ चिपक कर सोने में क्या बुराई है? यह बिल्कुल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी चाची हूं। जियो लिंसी ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह पागल हो रही हो। इसके अलावा कल पूरी रात तुम्हारा हाथ मेरी सिसकी पर था। उसने सब कुछ देखा होगा। अगर वो किसी को बता दे तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आराम करो, वह निश्चित रूप से किसी और को नहीं बताएगी। इसके अलावा आप मेरी छोटी चाची हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर सोते समय मैंने गलती से तुम्हारे स्तन को छू लिया? जियोचे ने बहुत शांति से कहा। आपको 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 अब बात करने की अनुमति नहीं है। जियो लिंसी ने अपना सिर और भी जोर से हिलाया। उसका पूरा गाल शर्मा गया। कल रात उसने ऐसा व्यवहार इसलिए किया होगा क्योंकि वे अकेले थे, अंधेरे में थे, और उसका दिल असमंजस की स्थिति में था। अब पीछे सोचकर उसे और भी विश्वास हो गया कि वह उस समय पागल रही होगी। मैं 100% आश्वस्त हूं। अगर उसने देखा भी तो वह बिल्कुल किसी को नहीं बताएगी। सबसे पहले वह उस दिशा में नहीं सोचेगी। हम उस दिशा में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नाश्ता करके आओ वरना ठंडा हो जाएगा। जियोचे ने हल्की हंसी के साथ उसे सांत्वना दी। उसी चीज के बारे में सोचते समय एक महिला का दिल आखिरकार एक पुरुष से अलग था। ओह! आखिरकार जियो लिंशी ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों से उठाया और जियोचे द्वारा लाया गया नाश्ता आंसू बहाते हुए खाने लगी। जैसा कि जियोचे को उम्मीद थी, जियो यूलोंग उसके जाते ही सीधे अपने आंगन की ओर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने जिया क्विंग्यू को आंगन के केंद्र में खड़ा देखा। जिया क्विंग्यू शांति से आंगन के बीच में अनार के पेड़ के नीचे अपनी बाहें ऊंची करके खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और गंभीर थी। स्पष्ट रूप से वह चुपचाप अपनी गहन शक्ति का विकास कर रही थी। उसके लंबे बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर फैले हुए थे, सुबह की रोशनी में मुलायम और चमकदार। उसके सुंदर चेहरे पर 2 काली पतली और सुडौल भौहें थीं, जो अर्धचंद्र के जोड़े के समान थीं। उसकी 2 शांत पुतलियां क्रिस्टल की तरह स्पष्ट, एक बहते हुए सपने की चमक की तरह थीं। उसका पूरा शरीर लाल पोशाक से ढका हुआ था। उसके हल्के से दिखने वाले उभार पतले और सुंदर थे, मलाईदार सफेद जेड जैसी त्वचा के विपरीत। यह जियो यूलोंग के लिए पहली बार था जब उसने जिया क्विंग्यू की पूर्ण अद्वितीय सुंदरता को इस तरह करीब से और व्यक्तिगत रूप से देखा था। उस पल में वह मौके पर पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। उसका सारा ध्यान उसकी आंखों के सामने इस बेहद खूबसूरत दृश्य की ओर आकर्षित हो गया। पलक झपकते ही बाकी दुनिया का रंग उड़ गया। जियो यूलोंग के आगमन पर ध्यान देने पर जिया क्विंग्यू की मुद्रा बिल्कुल भी नहीं बदली। उसकी आंखें आगे की ओर देखती रहीं, जबकि उसके मुंह से एक शांत आवाज निकली, जियोचे यहाँ नहीं है। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी, फिर भी परी की तरह मधुर और आरामदायक थी। जियो यूलोंग तभी अपने होश में लौटा, लेकिन उसकी आंखों में स्तब्ध और मुग्ध भाव को दबाने का कोई रास्ता नहीं था।
उन्होंने तुरंत खुद को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित किया और जिया क्विंग्यू की ओर थोड़ा झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बोलो लेडी जिया, मैं जियो यूलोंग जियोचे का बड़ा भाई हूँ। जिया क्विंग्यू अत्यधिक ठंडा और घमंडी व्यक्ति नहीं था। दूसरे व्यक्ति की सौम्य भाषा और सम्मानजनक मुद्रा और आवाज ने उसे उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उसने जियो यूलोंग का नाम नहीं सुना है। आखिरकार वह इस पीढ़ी के जियो कबीले के कबीले गुरु का बेटा है। जैसे ही वह उसकी ओर देख रही थी, विनम्रता से जवाब देने की तैयारी कर रही थी, उसने जियो यूलोंग की आंखों में जबरदस्त आकर्षण देखा और उसकी अश्लील इच्छाएं। तुरंत उसकी सुंदर भौहें हिल गईं। इस आदमी के पिछले विनम्र व्यवहार और परिष्कृत रूप के प्रति उसकी सद्भावना एक झटके में घृणा में बदल गई। भले ही जियोचे बार बार अपने अश्लील मुंह और गंदे हाथों से उसके दिल को क्रोधित कर देता था, लेकिन कम से कम उसने कभी भी उसकी आंखों में अश्लील इच्छाओं का कोई निशान नहीं देखा। लेकिन दूसरी ओर यह जियो यूलोंग। जिया क्विंग्यू की सुस्त आवाज में अचानक शीतलता का संकेत आ गया। उसके शब्द और भी अधिक स्पष्ट हो गए, जियोचे यहाँ नहीं है। जिया क्विंग्यू की स्पष्ट शीतलता के सामने जियो यूलोंग अविश्वास में लग रहा था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत बुरा है। हालांकि मैंने लेडी जिया के बारे में कई अच्छी बातें सुनी हैं। लेडी जिया को देखने में सक्षम होना इस यात्रा को सार्थक बनाता है। जैसे ही उन्होंने बात की, जियो यूलोंग की चाल, चेहरे की अभिव्यक्ति, रूप और आवाज सभी सबसे उत्तम स्थिति में बदल गए, जिससे उनका अपना आकर्षण दिखा। उसे विश्वास था कि वह जियोचे से हजारों गुना अधिक मजबूत था। यदि जिया किंग्युए जियोचे के प्यार में भी पड़ सकती है, तो उसके प्रयास करने के बाद वह उसका विरोध कैसे कर सकती है। मैं वर्तमान में खेती कर रहा हूँ। आगंतुकों को प्राप्त न कर पाने के लिए मुझे क्षमा करें। जिया क्विंग्यू की आंखें शांत थीं, लेकिन उसकी आवाज में पहले से ही झुंझलाहट की झलक दिख रही थी। एक सचमुच खूबसूरत महिला दिल को गर्म कर देगी और आंखों को प्रसन्न कर देगी, चाहे उनकी मुद्रा या अभिव्यक्ति कुछ भी हो। प्रतीत होता है कि परी को मानव जिया क्विंग्यू में बदल गया देखकर जियो यूलोंग की आंखें और अधिक भावुक हो गईं। उसके दिल में ईर्ष्या भी और भी गर्म हो गई। मनुष्यों के बीच इस तरह की परी, वास्तव में वह बर्बाद हो गई, जियोचे की पत्नी, लेकिन उसे भी एक सुअर ने पकड़ लिया था। यह बस पूरी तरह से बर्बादी थी, कुछ ऐसा जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था और नहीं माफ कर सकता था। यह सुनकर कि लेडी जिया इस साल सिर्फ 16 साल की हो गई है, लेकिन पहले से ही प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक विकसित हो चुकी है, यूलोंग ने हमेशा आपकी प्रशंसा की है और अंतहीन रूप से मोहित हो गई है। मेरा मानना है कि जब लेडी जिया मेरी उम्र तक पहुंच जाएगी, तो आप निश्चित रूप से मुझसे काफी मजबूत होंगी। जियो यूलोंग ने अपना मूड थोड़ा संयमित किया। बोलते समय उनका चेहरा सौम्य था। हालांकि प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर और नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर के बीच केवल एक ही स्तर है, लेकिन पथ के बिना यह अभी भी काफी है। उस अंतर को पार करना कठिन है। हालांकि मैं अपने अनुभव के साथ लेडी जिया के साथ अपनी प्रतिभा की तुलना करने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी मेरे पास प्राथमिक गहन दायरे को पार करने की दिशा में काफी अंतर्दृष्टि है। यदि मैं लेडी जिया के साथ थोड़ी देर के लिए संकेतों का आदान प्रदान करूं तो कैसा रहेगा? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियो यूलोंग मुस्कुराते हुए भाव के साथ आगे बढ़े। उनके हाथ जिया क्विंग्यू के बर्फीले हाथ तक पहुंचने से पहले अपनी गहरी ताकत इकट्ठा कर रहे थे। जिया क्विंग्यू आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन वह अभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र में ही थी। जियो यूलोंग पहले से ही नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर था और इसलिए निश्चित रूप से उसके पास जिया क्विंग्यू को पढ़ाने की योग्यता थी। कम से कम उसका तो यही मानना था। यह देखकर कि जियो यूलोंग की आंखों में न केवल अश्लील इच्छाएं थीं, बल्कि उसने अपने हाथ भी हिलाए थे, जिया क्विंग्यू की खूबसूरत आंखें अचानक नीली रोशनी से चमक उठीं। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, खाली हाथ जियो यूलोंग की दिशा में धक्का दिया। यह देखकर कि जिया क्विंग्यू के हाथ ने अप्रत्याशित रूप से उसकी इच्छा से उसके जेड जैसे हाथ को बढ़ा दिया था, जियो यूलोंग की आंखों में एक खुशी का भाव प्रकट हुआ। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि एक अप्रतिरोध्य शक्ति ने बेरहमी से उसके पेट पर वार किया है।
आवाज करने का कोई मौका नहीं होने के कारण उसका शरीर सीधे उड़ गया, एक बार हवा में उछल गया और फिर जमीन पर सिर के बल गिरने से पहले उसी समय उसके सामने के दोनों दांत टूट गए। जियो कबीले के बीच जियो यूलों का रुतबा बेहद ऊंचा था। अगर जियो कबीले में शादी करने वाली महिलाओं को उसका यौन उत्पीड़न झेलना पड़ता, भले ही वह उस पर काबू पा लेती, लेकिन वह उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि जिया क्विंग्यू को किस प्रकार का समर्थन प्राप्त था? उसके पीछे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड था। भले ही उसने उसे तब तक पीटा जब तक वह मुंह के बल गिर नहीं गया, भले ही उसने उसकी जान मांगी हो, एक बार फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शिष्य के रूप में उसकी स्थिति सामने आने के बाद जियो यूनहाई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेगी, बल्कि माफी मांगने के लिए मजबूर होगी मुस्कुराते चेहरे के साथ। अध्याय 17। क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं चमत्कारों का डॉक्टर हूं? जियो चे इस बात पर बहुत स्पष्ट था कि जिया क्विंग्यू की गहन ताकत वास्तव में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जियो यूलों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। जिया क्विंग्यू वास्तव में क्रोधित हो गई थी और उसने अभी अभी अपनी कम से कम 70% गहन शक्ति का उपयोग किया था। जमीन पर फैले जियो यूलों को देखते हुए उसने अपनी हथेली पीछे खींच ली और फिर उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर जियो पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने में उतना अच्छा नहीं है, कृपया वापस जाएं। जमीन पर लेटते हुए जियो यूलोंग स्तब्ध रह गया। उसका मूल रूप से मानना था कि नेसेंट प्रोफाउंड रियलम की गहन ताकत के अपने तीसरे स्तर के साथ जिया क्विंग्यू का लाभ उठाना उतना ही आसान होगा जितना कि उसके हाथ से पहुंचना। चाहे कुछ भी हो, उसने यह नहीं सोचा था कि मिलने पर वह अपने पूरे शरीर पर चोट और चोट के साथ जमीन पर गिर जाएगा और उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिलेगा। वह विस्मय से चौड़ी आंखों से उन दो रक्तरंजित कृंतकों को देखता रहा जो उसके सामने जमीन पर गिरे हुए थे। जियो यूलोंग ने तुरंत खुद को उठाया, उसका चेहरा हिल गया। वह जानता था कि इस समय वह कितना पस्त और थका हुआ लग रहा था। यह कहा जा सकता है कि जियो कबीले के युवा स्वामी के रूप में अपनी स्थिति के साथ वह अपने जीवनकाल में कभी भी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं रहा था, और उस महिला के सामने भी जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करता था और जिसके लिए वह सबसे ज्यादा तरसता था। हालांकि यंग मास्टर जियो अभी भी यंग मास्टर जियो था। उसने जबरन अपने मुंह में खून निगल लिया। उसके चेहरे पर एक गर्म और सुरुचिपूर्ण मुस्कान दिखाई दे रही थी। लेडी जिया की प्राथमिक गहन क्षेत्र की ताकत का 10वां स्तर इसकी प्रतिष्ठा के योग्य है। तभी मैं आकस्मिक रूप से परीक्षण कर रहा था और मैंने आपको कुछ हद तक कम आंका था। फिर इस बार लेडी जिया को सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा। उसके सामने के दो दांत गायब होने के कारण जियो यूलों के शब्दों में हवा की सीटी की आवाज से विराम लग रहा था। बोलने के बाद उसने पहले ही अपने हाथ उठा दिए थे और अपनी सारी गहरी ताकत लगा दी थी। उसने भोलेपन से विश्वास किया कि जिस कारण से वह अभी नुकसान में पहुंचा वह केवल इसलिए था क्योंकि उसने लापरवाही से काम किया था, जबकि जिया क्विंग्यू ने अपनी पूरी ताकत के साथ बेरहमी से प्रतिक्रिया की थी। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे की ताकत के अपने तीसरे स्तर के साथ वह जिया क्विंग्यू के प्राथमिक गहरे दायरे के 10वें स्तर को कैसे नहीं संभाल सका। जियो यूलोंग आगे चला गया। 3 कदम बाद दोनों हाथ एक साथ बाहर निकले, तुरंत जिया क्विंग्यू की बाह के चारों ओर लपेटने की कोशिश की। उसके कार्यों के कारण जिया क्विंग्यू को उससे और भी अधिक घृणा होने लगी। उसका सारा धैर्य खत्म होने के बाद उसका दाहिना हाथ अचानक बाहर निकल गया। उसकी लाल आस्तीन लहराने लगी। जियो यूलोंग के चेहरे पर बर्फीली ठंडक की झलक लिए हुए तीव्र शक्ति का एक झोंका आया। इस गहरी ताकत में फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे जियो यूलोंग संभाल सके। पेंग ध्वनि के साथ जियो यूलोंग का दाहिना गाल नीचे की ओर धंस गया और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। आंगन के बाहर जोर से उतरने से पहले वह लट्टू की तरह कम से कम 7 या 8 बार हवा में घूमा। 3 खूनी दांत भी तोड़ दिए गए, उनमें से 2 ने जियो यूलोंग के चेहरे पर वार किया। सूचकों का आदान प्रदान समाप्त हो गया है। मैं तुम्हें बाहर नहीं देखूंगा। जिया क्विंग्यू ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी परी जैसी आवाज ठंडी थी। जियो यूलोंग का पूरा दाहिना चेहरा लाल रंग का धब्बा था, मानो खून से रंगा हो।
अभी भले ही वह बेवकूफ हो, फिर भी वह समझेगा कि नेसेंट प्रोफाउंड रियलम की ताकत का उसका तीसरा स्तर शुरू से ही जियाक विंग्यू के सामने अपर्याप्त था। उसने अपने दाहिने चेहरे का धड़कता हुआ हिस्सा पकड़ लिया और जियाक विंग्यू को आतंक के रंग से रंगा हुआ देखा। एक कठोर सांस लेते हुए वह बिना कुछ कहे लड़खड़ाता हुआ चला गया। जियो यूलुंग अस्पताल पहुंच चुका था और प्रवेश करने ही वाला था कि उसने जियोचे को निकलते हुए देखा। उसके बाएं हाथ में एक औषधीय बर्तन था और उसके दाहिने हाथ में एक पैकेज था। जियो यूलोंग को देखने पर जियोचे ने तुरंत उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई यूलोंग, आप यहाँ क्यों आए? अय्या! भाई यूलोंग, आपका चेहरा। क्या 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 हुआ? जियोचे को देखकर जियो यूलोंग ने अपने दांत भींच लिए, ठंडी सांस भरी और तुरंत अस्पताल में चला गया। कुछ ही देर में जियो कबीले के मुख्य चिकित्सक जियोगू की आश्चर्यचकित आवाज अंदर से सुनी जा सकती थी। युवा मास्टर, कौन 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 आपके साथ इस तरह का बुरा काम करने के लिए इतना साहसी होगा? कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मैं पीछे के पहाड़ों पर प्रशिक्षण ले रहा था तो मैं सावधान नहीं रहा और गिर गया। जियो यूलोंग की आवाज स्पष्ट रूप से दर्द से भरी हुई थी। निःसंदेह वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि उसकी वर्तमान स्थिति यह थी क्योंकि उसे जियाक विंग्यू का फायदा उठाने की कोशिश करते समय सबक दिया गया था। इससे कोई नुकसान कैसे नहीं हुआ? आपके गाल की हड्डी काफी हद तक टूट गई है, आपके 5 दांत टूट गए हैं और बाकी 3 आधे टूट गए हैं। इनमें से किसी को भी वापस नहीं उगाया जा सकता। जियोचे बहुत दूर तक नहीं चला था। उसके कानों में तैरती आवाजों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन पैदा कर दी। यह महिला, उसकी हरकतें बहुत क्रूर थीं। संभवतः जिस मर्डरिंग हार्ट पाउडर से उसकी मौत हुई थी वह यहीं से आया था। जियो यूलोंग तभी अपने होश में लौटा, लेकिन उसकी आंखों में स्तब्ध और मुग्ध भाव को दबाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तुरंत खुद को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित किया और जियाक विंग्यू की ओर थोड़ा झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हेलो लेडी जिया। मैं जियो यूलोंग, जियोचे का बड़ा भाई हूँ। जियाक विंग्यू अत्यधिक ठंडा और घमंडी व्यक्ति नहीं था। दूसरे व्यक्ति की सौम्य भाषा और सम्मानजनक मुद्रा और आवाज ने उसे उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उसने जियो यूलोंग का नाम नहीं सुना है। आखिरकार वह इस पीढ़ी के जियो कबीले के कबीले गुरु का बेटा है। जैसे ही वह उसकी ओर देख रही थी, विनम्रता से जवाब देने की तैयारी कर रही थी, उसने जियो यूलोंग की आंखों में जबरदस्त आकर्षण देखा और उसकी अश्लील इच्छाएं। तुरंत उसकी सुंदर भौहें हिल गईं। इस आदमी के पिछले विनम्र व्यवहार और परिष्कृत रूप के प्रति उसकी सद्भावना एक झटके में घृणा में बदल गई। भले ही जियोचे बार बार अपने अश्लील मुंह और गंदे हाथों से उसके दिल को क्रोधित कर देता था, लेकिन कम से कम उसने कभी भी उसकी आंखों में अश्लील इच्छाओं का कोई निशान नहीं देखा। लेकिन दूसरी ओर यह जियो यूलोंग। जियाक विंग्यू की सुस्त आवाज में अचानक शीतलता का संकेत आ गया। उसके शब्द और भी अधिक स्पष्ट हो गए, जियोचे यहाँ नहीं है। जियाक विंग्यू की स्पष्ट शीतलता के सामने जियो यूलोंग अविश्वास में लग रहा था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत बुरा है। हालांकि मैंने लेडी जिया के बारे में कई अच्छी बातें सुनी हैं। लेडी जिया को देखने में सक्षम होना इस यात्रा को सार्थक बनाता है। जैसे ही उन्होंने बात की, जियो यूलोंग की चाल, चेहरे की अभिव्यक्ति, रूप और आवाज सभी सबसे उत्तम स्थिति में बदल गए, जिससे उनका अपना आकर्षण दिखा। उसे विश्वास था कि वह जियोचे से हजारों गुना अधिक मजबूत था। यदि जिया किंग्युए जियोचे के प्यार में भी पड़ सकती है, तो उसके प्रयास करने के बाद वह उसका विरोध कैसे कर सकती है? मैं वर्तमान में खेती कर रहा हूँ। आगंतुकों को प्राप्त न कर पाने के लिए मुझे क्षमा करें। जियाक विंग्यू की आंखें शांत थीं, लेकिन उसकी आवाज में पहले से ही झुंझलाहट की झलक दिख रही थी। एक सचमुच खूबसूरत महिला दिल को गर्म कर देगी और आंखों को प्रसन्न कर देगी, चाहे उनकी मुद्रा या अभिव्यक्ति कुछ भी हो। प्रतीत होता है कि परी को मानव जियाक विंग्यू में बदल गया देखकर जियो यूलोंग की आंखें और अधिक भावुक हो गईं। उसके दिल में ईर्ष्या भी और भी गर्म हो गई। मनुष्यों के बीच इस तरह की परी, वास्तव में वह बर्बाद हो गई। जियोचे की पत्नी, लेकिन उसे भी एक सुअर ने पकड़ लिया था।
यह बस पूरी तरह से बर्बादी थी, कुछ ऐसा जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था और नहीं माफ कर सकता था। यह सुनकर कि लेडी जिया इस साल सिर्फ 16 साल की हो गई है, लेकिन पहले से ही प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक विकसित हो चुकी है, यूलोंग ने हमेशा आपकी प्रशंसा की है और अंतहीन रूप से मोहित हो गई है। मेरा मानना है कि जब लेडी जिया मेरी उम्र तक पहुंच जाएगी तो आप निश्चित रूप से मुझसे काफी मजबूत होंगी। जियो यूलोंग ने अपना मूड थोड़ा संयमित किया, बोलते समय उनका चेहरा सौम्य था। हालांकि प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर और नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर के बीच केवल एक ही स्तर है, लेकिन पथ के बिना यह अभी भी काफी है, उस अंतर को पार करना कठिन है। हालांकि मैं अपने अनुभव के साथ लेडी जिया के साथ अपनी प्रतिभा की तुलना करने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी मेरे पास प्राथमिक गहन दायरे को पार करने की दिशा में काफी अंतर्दृष्टि है। यदि मैं लेडी जिया के साथ थोड़ी देर के लिए संकेतों का आदान प्रदान करूं तो कैसा रहेगा? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जो यूलोंग मुस्कुराते हुए भाव के साथ आगे बढ़े, उनके हाथ जिया क्विंग्यू के बर्फीले हाथ तक पहुंचने से पहले अपनी गहरी ताकत इकट्ठा कर रहे थे। जिया क्विंग्यू आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन वह अभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र में ही थी। जियो यूलोंग पहले से ही नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर था और इसलिए निश्चित रूप से उसके पास जिया क्विंग्यू को पढ़ाने की योग्यता थी। कम से कम उसका तो यही मानना था। यह देखकर कि जियो यूलोंग की आंखों में न केवल अश्लील इच्छाएं थीं, बल्कि उसने अपने हाथ भी हिलाए थे, जिया क्विंग्यू की खूबसूरत आंखें अचानक नीली रोशनी से चमक उठीं। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, खाली हाथ जियो यूलोंग की दिशा में धक्का दिया। यह देखकर कि जिया क्विंग्यू के हाथ ने अप्रत्याशित रूप से उसकी इच्छा से उसके जेड जैसे हाथ को बढ़ा दिया था, जियो यूलोंग की आंखों में एक खुशी का भाव प्रकट हुआ। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि एक अप्रतिरोध्य शक्ति ने बेरहमी से उसके पेट पर वार किया है। आवाज करने का कोई मौका नहीं होने के कारण उसका शरीर सीधे उड़ गया, एक बार हवा में उछल गया और फिर जमीन पर सिर के बल गिरने से पहले उसी समय उसके सामने के दोनों दांत टूट गए। जियो कबीले के बीच जियो यूलोंग का रुतबा बेहद ऊंचा था। अगर जियो कबीले में शादी करने वाली महिलाओं को उसका यौन उत्पीड़न झेलना पड़ता, भले ही वह उस पर काबू पा लेती, लेकिन वह उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि जिया क्विंग्यू को किस प्रकार का समर्थन प्राप्त था? उसके पीछे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड था। भले ही उसने उसे तब तक पीटा जब तक वह मुंह के बल गिर नहीं गया, भले ही उसने उसकी जान मांगी हो, एक बार फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शिष्य के रूप में उसकी स्थिति सामने आने के बाद जियो यूनहाई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेगी, बल्कि माफी मांगने के लिए मजबूर होगी मुस्कुराते चेहरे के साथ। अगले 2 या 3 दिनों में क्या यह सच नहीं है कि आपका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा, आपके चारों अंगों में दर्द होगा और आप चैन से खा या सो नहीं पाएंगे? जिया क्विंग्यू की निगाहें एक बार फिर जोर से हिल गईं, क्योंकि जियोचे ने जो कहा वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। इसके अलावा जियोचे के पैर सीधे आंगन के दरवाजे की दिशा में चले गए। जब तक उसका आधा शरीर दरवाजे के बाहर नहीं था, तब तक उसने गंभीर चेहरे से नहीं कहा, आपका आखिरी आह। समय क्या इसमें लगभग 7 या 8 दिन की देरी नहीं हुई थी? जिया क्विंग्यू @ केवल जब उसे जिया क्विंग्यू की ओर से हत्या का कोई इरादा महसूस नहीं हुआ तो जियोचे सावधानी से आंगन के दरवाजे से वापस चला गया। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? तुम्हें यह सब कैसे पता? जैसे ही उसने पूछा, जिया क्विंग्यू की भौहें झुक गईं। तुम्हारी धड़कन से आप दालें माप सकते हैं? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैं कहूं कि मैं चमत्कारों का डॉक्टर हूं? जियोचे ने गंभीर चेहरे से पूछा। अगर मजाक ही करना है तो अपनी छोटी चाची को ढूंढो। जिया क्विंग्यू ने बिना किसी अभिव्यक्ति के उसकी ओर देखा। बेशक जियोचे को उम्मीद नहीं थी कि जिया क्विंग्यू उस पर विश्वास करेगी। यह अजीब होगा यदि वह वास्तव में उस पर विश्वास करती, ये सभी बहुत गंभीर लक्षण हैं। आप जानना नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? कोई जरूरत नहीं है, जिया क्विंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की विशेष गहन तकनीक है जो सूक्ष्म लेकिन अटूट है।
एक बार जब आप फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का अभ्यास शुरू कर देंगे तो आपके पूरे शरीर को ठंड के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होगी और कमोबेश कुछ नकारात्मक दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में यह सामान्य ज्ञान है जो सभी शिष्यों को पता है। यहां तक कि गुरु और गुरु के पूर्वजों ने भी इसका अनुभव किया। एक बार जब फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को कुछ हद तक प्रशिक्षित किया गया तो ये नकारात्मक दुष्प्रभाव अपने आप पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। हाँ, आपने जो कहा वह गलत नहीं है। जियोचे ने गहन विचार के साथ सिर हिलाया और फिर हंसते हुए कहा, लेकिन आखिरकार मुझे भी कुछ समझ आ गई है कि क्यों फ्रोजन क्लाउड असगार्ड भावनाओं को रोकना और इच्छाओं को दबाना सिखाता है। क्योंकि अगर फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की महिलाओं के प्रेमी होते तो भी वे ऐसा करते बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं। यदि यह लीक हो गया तो यह फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की प्रतिष्ठा के लिए बहुत हानिकारक होगा। बेहतर होगा कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शिष्यों को पुरुषों को देखने से रोक दिया जाए और साथ ही इस बेहद शर्मनाक रहस्य की रक्षा की जाए। जिया क्विंग्यू की भौहें अचानक झुक गईं और उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। पहली बार वह वास्तव में जियोचे पर क्रोधित हुई। चुप रहो, मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने स्कूल का अपमान नहीं करने दूंगा। अगर तुम इस तरह की बातें आधा वाक्य भी और जारी रखोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब पहले से सतर्क और डरे हुए जियोचे में भयभीत अभिव्यक्ति का संकेत भी नहीं था। इसके बजाय वह मंद मंद मुस्कुराया और इत्मीनान से कहा, मैं गलत था या नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं आपको यह भी बता सकता हूं, जितनी अधिक शक्तिशाली गहन शक्ति उतनी ही लंबी जीवन प्रत्याशा। हालांकि आपकी नब्ज से मुझे पूरा यकीन है कि आपके फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के सदस्यों की जीवन प्रत्याशा समान स्तर की गहन शक्ति वाले किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में 1/3 कम है, यदि अधिक नहीं। क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं? जियोचे के शब्द जिया क्विंग्यू के कानों के पास गड़गड़ाहट की तरह थे और उसके दो खूबसूरत विद्यार्थियों को एक पल के लिए अनुबंधित कर दिया।